हेलो, स्वागत है आपका कंपटीशन की दुनिया में। हम पढ़ रहे थे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमने पार्ट 1 इसका ख़त्म कर दिया। हमने नेहरू जी से लेके चंद्रशेखर जी तक प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली। अब चलते हैं पार्ट 2 में और बात को कंटिन्यू करते हैं जो चंद्रशेखर के कार्यकाल में होनी थी। चंद्रशेखर जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उस वक्त हुआ ये कि हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए मतलब खाना या फिर तेल, पेट्रोल, ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचा था, या फिर सिर्फ एक वीक के लिए ही लगने वाला पैसा था। उस वक्त पैसे का मतलब था फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज जो है, हमको डॉलर बोल सकते हैं या फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में करेंसी का काम करता है। तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो था सफिशेंट नहीं था, या फिर एक हफ्ते या 2 हफ्ते का ही इतना था कि हम काम कर पाएंगे। उसके बाद बहुत बड़े हालात बिगड़ने वाले थे। तो ऐसे समय पर चंद्रशेखर जी जो है उनकी पार्टी गिर जाती है और नई सरकार आती है। वो सरकार आती है पीवी नरसिंह राव की, और ये हीरो कहकर उभरते हैं या हीरो बनकर उभरते हैं, हम इनके बारे में कह सकते हैं। पीवी नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह मतलब मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री बने थे उनके साथ मिलके भारत को एक बड़ी मुसीबत से निकाला था, और इसलिए पीवी नरसिंह राव को चाणक्य भी कहा जाता है। ये फर्स्ट साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहा जाता है। इनके कई सारे नाम हैं। वो 17 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखते हैं, फिर ये इकोनॉमिक क्राइसिस को भी डिस्कस कर लेंगे बचा हुआ। हालांकि उस पर बड़ा वीडियो बन सकता है, इसलिए हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितनी मैंने बातें बोली उतनी काफ़ी है कि हमें इम्पोर्ट करने के लिए बाहर से कुछ मंगाने के लिए, विदेशों से कोई चीज़ मंगाने के, तेल मंगाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे का मतलब होता है मोटी मोटी भाषा में कहेंगे डॉलर। तो हमारे पास डॉलर नहीं थे, या फिर से 2 हफ्ते तक ही रह पाएंगे, हम मंगा सकते हैं तेल, इतना ही डॉलर था, और हमें पैसे की आवश्यकता थी। उसके लिए हमें लगता है लोन, और वो लोन लेना होता है हमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से। ये आप पे सिंबल दिखता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, इससे हमें लेना पड़ता है लोन, और वहाँ से लोन लेने के लिए वहाँ पे रखना पड़ता है सोना, या फिर उनके टर्म्स एंड कंडीशन को मानना होता है। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इनके ये मैंने बोला, ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट साउथ इंडियन पीएम थे। इंपॉर्टेंट है पीवी नरसिम्हा राव। तो सवाल पूछ सकते हैं हु वाज द फर्स्ट साउथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इट वाज पीवी नरसिम्हा राव, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। पीवी नरसिम्हा राव किसे फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है? तो पीवी नरसिम्हा राव को। चाणक्य किसे कहा जाता है? वो भी पीवी नरसिम्हा राव। कितनी लैंग्वेज ये तो नहीं पूछेंगे, बस मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो with Rao's mandate, Dr. Manmohan Singh launched India's globalization angle of the reform that implemented the International Monetary Fund's policies to rescue the almost bankrupt nation from the economic crisis. तो पीवी नरसिम्हा राव के साथ मिलकर जो मनमोहन सिंह हैं उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया, IMF की जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनकी पॉलिसीज थी उसे लागू किया, और इन्होंने देश को बड़ी मुसीबत से निकाला। तो इसे याद रखिए, 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म के मेन सूत्रधार कौन थे? तो 2 लोग थे, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जो कहते हैं, राइट, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये 3 चीज़ें इकोनॉमिक रिफॉर्म का आधार हैं। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। ये इसके पहले लाइसेंस राज चलता था। लाइसेंस राज मतलब कुछ भी खरीदना है, कुछ भी करना है, भारत में लाइसेंस लगता था। प्राइवेट कंपनियों को भारत में अपने व्यापार करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इसके बाद कंपनियां प्राइवेटाइज हो गई। SBI का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया। SBI की जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया 26% का। आज तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितने ही कंपनियों का भारत में है, कितनी प्राइवेट कंपनियां भारत में काम करती हैं। आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो सारी कंपनियां भारत में आके काम कर रही हैं। शायद आप सैमसंग यूज़ कर रहे हैं तो साउथ कोरिया की कंपनी है। अगर आप नोकिया यूज़ किया होगा तो वो फिनलैंड की आई गेस। और उसके बाद आप LG की कंपनी है, LG वाला भी साउथ कोरियन कंपनी से हैं। सोनी यूज़ करेंगे तो जापान की कंपनीज हैं, इस तरह से। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के जो सूत्रधार थे ये दोनों थे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म का आधार क्या था? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। आगे चलते हैं। तो ये अच्छी बातें तो हुई, लेकिन बुरी बातें भी इनके कार्यकाल में हुई है। क्या हुआ? इनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद जो थी उसका डिस्ट्रक्शन हुआ था।
तो ये बहुत ही बुरी असंवेदनशील घटना उस वक्त हुई थी। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और बाबरी मस्जिद पर देखिए इस प्रकार से लोगों उस पर चढ़ गए थे और इसे तोड़ दिया था, इसका डिस्ट्रक्शन किया था। इसको लेके कई मैंने वीडियोस देखे तो पता नहीं सच है क्या है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि बाबरी मस्जिद डिस्ट्रक्शन में जिसने पार्टिसिपेट किया था, जो घूमट का ऊपर वाला हिस्सा जिसने तोड़ा था, उसमें से कुछ लोगों ने खुद को मुस्लिम बना लिया या फिर कुछ लोग ऐसे ही मर गए, पता नहीं। आगे चलते हैं। इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम और इन्होंने मिलके सेकेंड पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट की प्लानिंग की थी। मतलब बॉम्ब बना लिया था और फोड़ना बाकी था। अटल जी के शब्द थे कि नरसिंह राव ने तो बॉम्ब बना ही दिया था, मैंने तो बस फोड़ा है। क्योंकि ये न्यूक्लियर टेस्ट जो था, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2, पोखरण 1 जो था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, हमने देखा था स्माइलिंग बुद्धा उसे कहा जाता है। और पोखरण 2 वाला न्यूक्लियर टेस्ट जो है अटल बिहारी जी के कार्यकाल में हुआ, तब उन्होंने कहा था, उन्होंने बॉम्ब बना के रखा था, बस मेरा फोड़ने का काम था। नेक्स्ट, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में एक बहुत ही दुखद घटना होती है, नेचुरल हैवोक होता है 1993 का लातूर अर्थक्वेक। तो पता होना चाहिए लातूर अर्थक्वेक काफ़ी नटोरियस है, बोलेंगे फेमस तो नहीं बोल सकते, बुरी चीज़ है। तो बहुत ही बेकार सी चीज़, बहुत ही भयानक अर्थक्वेक जो है लातूर में आया था। क्योंकि लातूर आप देख सकते हैं, हम नागपुर से काफ़ी पास है लातूर, और लातूर और उस्मानाबाद में काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन, कई सारे 10,000 के आसपास लोग वहाँ पे मारे गए थे। नेक्स्ट, अभी एक मूवी आया था, एक सीरीज़ आई थी, स्कैम 1992, हर्षद मेहता, he's real अर्शद मेहता एंड इज़ आर एक्टर प्रतीक गांधी एंड दिस इज़ मिस्टर जेठमलानी, ये इनके वकील थे। तो ये अर्शद मेहता है और इनके वकील थे जेठमलानी जी, जो उस वक्त के लॉयर थे, सबसे बड़े लॉयर थे जो इनके केस को हैंडल कर रहे थे। तब अर्शद मेहता ने आरोप लगाया था कि कोई बड़ा नेता जो है मेरे साथ इन्वॉल्व है, और उन्होंने आरोप लगाया था प्राइम मिनिस्टर पर, पीवी नरसिंह राव पर। तो ऐसे इनके आरोप लगे थे, हालांकि आरोप कभी प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने उन पर आरोप लगाए थे। आप चाहे तो इस सीरीज़ को देख सकते हैं, और देखना ही चाहिए कि स्कैम 1992 बहुत ही ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा IMDb रेटिंग वाली सीरीज़ है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इकोनॉमिक्स में बहुत ही नॉलेज होना चाहिए, शेयर मार्केट का, बड़ी ज़ोरदार सीरीज़ देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा प्यार होने लगेगा ये चीज़ों से भी। आगे चलते हैं। तो स्कैम 1992 कौन से के कार्यकाल में, पीवी नरसिंह राव के, मतलब सबके बारे में अच्छी और बुरी बात भी पता चाहिए। इन पे आरोप लगाए थे लेकिन वो सत्य नहीं निकले या फिर साबित नहीं हुए। आगे चलते, जैसे हमने कहा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में, इस और इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण देश की हालत सुधरी थी, और इसमें एक पार्ट था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो ये की पॉइंट्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव है आप एक बार नज़र घुमा सकते हैं। इसमें ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को बैलेंस कर लेना, ठीक कर देना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करना, मतलब काफ़ी सारे फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास, डॉलर होना चाहिए, बुलियंस होने चाहिए, सोना होना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, फिस्कल डिफिसिट मेंटेन को कम करना, ट्रेड डिफिसिट को कम करना, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिफिसिट को भी कम करना, फिस्कल मतलब पैसे का डिफिसिट, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिस्कल और ट्रेड डिफिसिट को लेके, और बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ क्राइसिस को भी, लेकिन इसमें नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नए नए नाम आते रहेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इतना आपको याद रखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, पीवी नरसिम्हा राव के बाद नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ये बीजेपी से थे और इन्होंने 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर रह सके। सबसे कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रहने वाले भी पीएम जो है वो अटल बिहारी जी है, सिर्फ 16 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, या 16 ज़्यादा ही लिखा है मैंने, 13 डेज़ थे, 13 डेज़ ये गलती से 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो सबसे कम टाइम के लिए। उसके बाद 13 महीने के लिए, उसके बाद पूरा फुल टर्म इन्होंने सर्व किया। 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये बीजेपी से थे, भारतीय जनता पार्टी से। कौन नहीं जाता भारतीय जनता पार्टी को, ओके क्योंकि ये फाउंडर भी थे भारतीय जनता पार्टी के, तो ये भी आपको पता चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और आपने इन लोगों को देखा होगा, ये है RSS राष्ट्रीय सेवक संघ, इसके भी ये मेंबर थे, तो आपको पता होना चाहिए। इस बार द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नॉट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू सर्व फुल टर्म ऑफिस। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ये ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कांग्रेस से नहीं थे, फिर भी पूरा टर्म इन्होंने कंप्लीट किया। इसके पहले बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर थे
जो कांग्रेस से नहीं थे, लेकिन वो पूरा कार्यकाल कंप्लीट ही नहीं कर पाए, 5 साल तक सरकार चला ही नहीं पाए। लेकिन अटल बिहारी जी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऐसे बने जो पूरा टर्म कंप्लीट किया, उन्होंने पूरे 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर बन के रहे। इसके पहले अगर कोई कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता था तो 5 साल के पहले ही वो रिज़ाइन कर देता था या फिर कुछ हो गया था उनके साथ। एक पोएट भी थे, इनके शायरी वगैरह मतलब कविताएं ये लिखते थे। नेक्स्ट ये फ़ोटो जो है पोखरण 2 टेस्ट का है। हमने डिस्कस किया था पोखरण का सेकंड जो टेस्ट है 1998 में हुआ और ये अटल जी के कार्यकाल में हुआ। हालांकि इसमें जो मेन काम था ये यहाँ पे अब्दुल कलाम जी भी इसमें मेन उनका हाथ था, इसमें काफ़ी बड़ा क्या कहेंगे शेयर था। और इसके अलावा पीवी नरसिंह राव का भी मेन इसमें काम रहा है। इन्होंने अटल जी ने खुद कहा था उनके बारे में कि पीवी नरसिंह राव ने बॉम्ब बना के रखा था, मैंने तो बस उसे फोड़ा था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको याद रखना कि पहले न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था पोखरण 1, उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम पोखरण 2 के नाम से आप जान सकते हैं। आगे चलते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की भी कोशिश की थी और उन्होंने बस भी लॉन्च की थी, दिल्ली लाहौर बस सर्विस। तो अटल बिहारी ने दिल्ली से लेके लाहौर तक की बस सर्विस लॉन्च की थी ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में के संबंध ठीक हो जाए और कश्मीर वाला मुद्दा जो है हमेशा के लिए निपट जाए। लेकिन हम आज भी देखते हैं कश्मीर वाला मैटर अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। हालांकि अभी 370 वाला एक जो है मोदी जी ने अच्छा काम तो किया ही है। बाद में लाहौर डिक्लेरेशन उस वक्त साइन हुआ था, जिसके कारण क्या है हम डायलॉग मतलब बातचीत से प्रॉब्लम को सुलझाएंगे पाकिस्तान के साथ, ऐसा डिस्कशन हुआ था। बाद में व्यापार बढ़ाएंगे, ऐसा डिस्कशन होगा। एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा डिस्कशन हो। और साउथ एशिया में हालत सुधारने की बात हुई थी। लेकिन फिर क्या होता है, पाकिस्तान ने अब कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी, ऐसी कहावत है जिसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, मन में आया तो बोल दिया। और इसके बाद क्या होता है, तो कारगिल वॉर होता है, कारगिल पे वॉर होता है, LOC पे। फिर भी भारत इस जंग को जीतता है और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ये याद रखना, ऑपरेशन विजय। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये नाम है। कारगिल वॉर जो हुआ था वहाँ पे नाम क्या था ऑपरेशन का, नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। भारत ने इसमें भारत जीता था, पाकिस्तान रोया था हमेशा की तरह। पाकिस्तान ने अटैक करवाया था इन्होंने पार्लियामेंट, अटैक ऑन पार्लियामेंट। ये भी अटल बिहारी जी के कार्यकाल में हुआ था। 13 दिसंबर 2001 में भारत में पार्लियामेंट पे अटैक होता है। कुछ लोग फेक ID दिखा के एंटर करते हैं और यहाँ पे अटैक करते हैं पार्लियामेंट, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक बहुत बुरी और दुखद घटना अटल बिहारी जी के कार्यकाल में होती है, वो है गोधरा इंसिडेंट। गोधरा इंसिडेंट क्या है, तो एक ट्रेन जो थी अयोध्या से गोधरा की तरफ जा रही थी या फिर अयोध्या से निकलती है और गोधरा में रुकती है और वहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम व्यक्तियों में और हिंदू एक्टिविस्ट के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर वहाँ पे कुछ लोगों को मार दिया जाता है, हिंदुओं को मार दिया जाता है। और इसका बदला लेने के लिए आगे हिंदू लोग आपस में आते हैं और ये गोधरा टाउन के और उस ट्रेन को मतलब लोगों को मार दिया जाता है, काफ़ी मुस्लिमों को मारा जाता है। और इस वक्त ये जो का हुआ था ये गुजरात में हुआ था और उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी। और मोदी जी को इस चीज़ को लेकर आरोप भी लगाया जाता है कि मोदी जी ने इस चीज़ को रोकने की कोशिश, जब मुस्लिमों को मारा जा रहा था तो मोदी जी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। और एक बार अटल बिहारी जी ने इनके बारे में स्टेटमेंट भी कहा था, यूट्यूब पे आप अवेलेबल है, देख सकते हैं। मोदी जी को कहा था आपका एक राजा का काम होता है कि राजधर्म निभाना, वो प्रजा में भेदभाव नहीं कर सकता। तब मोदी जी ने कहा था अटल जी हम भी तो राजधर्म ही निभा रहे हैं, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसको लेके मोदी जी को आज भी कई बार सवाल किए जाते हैं कि आपने ये जो है ट्रेन वाला इंसिडेंट होने के बाद हिंदू समर्थकों को रोका नहीं, जो भी है। अमंग वाजपेयी प्रोजेक्ट, उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, सड़क बनाने का काम ये जो है इनके कार्यकाल में। भारतमाला नाम का प्रोजेक्ट भी अटल बिहारी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट इन्होंने लॉन्च किया था सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। सबसे बढ़िया काम जो इनके इसमें आता है ये उनमें से एक है, सर्व शिक्षा अभियान है। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना इसके अंडर आता है। नेक्स्ट फिर उनके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं HD देवे गौड़ा जी।
सिर्फ 324 डेज़ की सरकार है, ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं है। बस आपको अगर हायरार्की लिखने के लिए आया कि एक सीक्वेंस में लगाइए कौन सा सीक्वेंस सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन बने प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कौन बने, बाकी जानकारी इतनी खास नहीं है। इंदर कुमार गुजराल, देवे गौड़ा जी के पास इंदर कुमार गुजराल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इनके बारे में है, जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, तब ये मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इमरजेंसी का ऐलान रेडियो से हुआ था, और रेडियो जो डिपार्टमेंट है इनके अंडर आता था, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। 5 डॉक्ट्राइन ऑफ गुजराल डॉक्ट्राइन करके फेमस है, 5 प्रिंसिपल की अपने नेबर के साथ कैसे रिलेशन रखने चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने दिए थे। लेकिन पाकिस्तान को पाकिस्तानी आप अच्छे से रहेंगे तो भी उनका कुछ भरोसा नहीं है। इसके बाद अटल जी फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जो हम कह रहे थे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे कंस्ट्रक्शन, भारतमाला प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट, सागरमाला सेतु भारतम, ये सारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में आते हैं। इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए, हालांकि ये रिसेंट प्रोजेक्ट नहीं है इसलिए डिटेल में नहीं कर, लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट तो पढ़ना ही चाहिए। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल क्या है, 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ने वाला प्रोजेक्ट था गोल्डन क्वाड्रिलैटरल वाला। और हाईवे प्रोजेक्ट तो जानते हैं, सड़क निर्माण। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मनमोहन सिंह। इसके बाद इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मनमोहन सिंह ने 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस में पीवी नरसिम्हा राव मिल के ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन नाम की इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी। IMF के रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू किया था और देश को बड़ी मुसीबत से निकाला था। तो ये वाला फ़ोटो हमने ऑलरेडी देखा है कि बाहर कैसे हालत थे। लाइसेंस राज का एंड हुआ था, हर चीज़ खरीदने के लिए लाइसेंस लगता था, हर चीज़ खरीद लेके नहीं, एक दुकान लगाना है, कोई छोटा मोटा भी काम करना है तो लाइसेंस लगता था। वो लाइसेंस राज ख़त्म हुआ और देश अच्छे हालत में आया। इनके कार्यकाल में लॉन्च हुआ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। गांव में जो हेल्थ सुधारने के लिए महिलाओं का, छोटे बच्चों का नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च होता है। आशा वर्कर की नई चीज़ यहाँ पे आती हैं। इन्हीं के कार्यकाल में आया राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्री भी होना चाहिए और कंपलसरी देना चाहिए। मतलब 6 से 14 साल का लड़का बाल मजदूरी करते हुए नहीं दिखना चाहिए, बल्कि स्कूल में पढ़ता हुआ दिखना चाहिए। और ये जो एक्ट लाया था राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था 2009 में। तो याद चाहिए राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या एज ग्रुप है, 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो मिलना चाहिए। ये लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट में, इसको भूलना नहीं है, याद रखना है। 2009 मतलब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आया था और इसके अंडर 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है। और ये ऐड हुआ था आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चलते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में लॉन्च हुई थी सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम जिसके कहते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा सबसे इम्पोर्टेंट, इसको लेके मोदी जी ने टिप्पणी भी की थी कि हम, कांग्रेस को लगा था कि मोदी जी मनरेगा को बंद करने वाले हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि ये आपके कमज़ोरियों की निशानी है, आपकी गलतियों की निशानी है और मैं इसे बंद नहीं करूँगा। लेकिन आज मोदी जी खुद ही इसकी तारीफ़ करते हुए दिखाई देते हैं। तो विडम्बना है, हिपोक्रेसी है, क्या कहेंगे इसे। ठीक है, तो ये जो मनरेगा है सबसे अच्छी स्कीम है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये स्कीम के अंतर्गत अगर गवर्नमेंट आपको रोज़गार नहीं दे सकती तो आपको कुछ पैसा देंगे, आपको महीने के कुछ पैसे देंगे। ये आगे जाके इस स्कीम में, ये 2005 में आए थे, इसके अंडर विडो एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैंडलेस पर्सन को भी कैश बेनिफिट मिलने लगे। मोदी सरकार में इसमें अच्छा क्या किया है, तो पैसे जो है डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र होने लगा। और डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र ये एक्चुअली कांग्रेस ने स्टार्ट किया था आधार कार्ड के थ्रू। आधार कार्ड लिंक करके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आएगा तो जो करप्शन नहीं होगा और डायरेक्ट उस व्यक्ति को पैसा मिल जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मनरेगा वाला केस इन्हीं के कार्यकाल में आया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। आपको याद रखना है, मनरेगा पता चाहिए, मनरेगा का फुल फॉर्म भी पता चाहिए। एक बार राहुल गांधी को मनरेगा का नाम ही याद नहीं है, रेगा कुछ तो भी उनका चल रहा था। क्यों राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है? उस वक्त राहुल गांधी इतने नॉलेजेबल पर्सन नहीं थे जब इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज बन गए, लेकिन उस वक्त को नहीं थे, आज मुझे पता नहीं, आज शायद बन गए होंगे तो, है ना। क्योंकि समय के साथ व्यक्ति बदलते रहता है, नॉलेज गेन करते रहता है, बुद्धिमत्ता बढ़ने लगती है, राइट। तो मनरेगा आपको पता चाहिए, जो राहुल गांधी उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाए थे, बता नहीं पाए थे, है ना, क्या है ये।
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या फिर गारंटी एक्ट, इसको याद रखिएगा। इसके अंडर जो मजदूर हैं उनको रोज़गार दिया जाता है और रोज़गार नहीं दे पाए तो पैसे दिए जाते हैं, अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। साथ में इनको विडो, प्रेग्नेंट वुमेन और लैंडलेस पर्सन को भी इसे दिया जाता है। आगे एक मनमोहन सिंह के बारे में बात की जाती है। बहुत ही सिंपल इंसान थे, बहुत ही आदर्शवादी इंसान थे, मतलब इंसान हैं, और अभी भी ये मारुति 800 चलाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे फोकस किया क्योंकि देखिए मारुति 800 भारत में बनने वाली सबसे पहली कार इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में बनी थी। मारुति उद्योग और जापान की सुजुकी ने मिलने बनाई थी, और भारत में मैन्युफैक्चर मारुति कार जो है आज भी ये चलाते हैं। तो इतने सिंपल इंसान है। आपने ये बाजू में जो व्यक्ति है वो है हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही प्यारे, आजकल सबके दुलारे नरेंद्र मोदी जी की। इनके बारे में तो सेपरेट वीडियो ही बनना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में हम इनकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रिसेंट में है, और रिसेंट में है तो इन्होंने किए हुए काम, इन्होंने की हुई अच्छी बातें, इन्होंने की हुई बुरी बातें, सारे ही एक ही इसमें आना चाहिए। इसलिए और सवाल जो है रिसेंट प्राइम मिनिस्टर पे ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में भी, इसलिए इनको इस वीडियो में हम ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे ख़त्म कर देंगे हमारी लिस्ट जो स्टार्ट हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से और एंड होती है मोदी जी पे। मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, राइट, मैं गरीब हूँ, मैं चाय वाला हूँ, और इसलिए मुझे भी चाय की तलब आ रही है और मैं जा रहा हूँ चाय पीने। तब तक आप देख लीजिए इन वीडियोस को, बना लीजिए लिस्ट को, याद कर लीजिए प्रिपरेशन डे 2 में, धीरे धीरे करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, पीता हूँ चाय, आप रखिए अपना ख्याल, शब खैर, टेक केयर, बाय बाय।